नमस्कार सभी साथियों को, आपका अभिनंदन है। मैं दीपक कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगी वो होगी BA 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो सभी साथी जैसे घर बैठे हैं और सोच रहे होंगे कि परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन आना प्रारंभ हो गई कि जुलाई में परीक्षाएं ले लेंगे। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए तो जो परीक्षा की तिथि उसको भी निर्धारित कर दिया गया है। तो चिंता सबके सिर पर मंडरा रही है कि सिलेबस हमारा हुआ नहीं है, परीक्षाओं का पता नहीं क्या। तो साथियों, किसी भी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा इस विषय में। और आज की हमारी जो कक्षा है BA 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास हम लेकर के आए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। अभी आपकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कि भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं वो कौन कौन हुए हैं, उनके बारे में हम सविस्तार अध्ययन करेंगे। मैं परीक्षा की दृष्टि से भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमें प्रश्नों को जो है हल करना है। तो हमारा जो प्रथम जो अध्याय है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। देखिए, एक बात मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप सोचो कि 10 मिनट की हमारी क्लास हो, हम सब कुछ शॉर्ट ट्रिक में आ कर नहीं। आपका जो परीक्षा होने वाली है वो बहुत ही लंबी परीक्षा होने वाली है। इसके अंदर बड़े स्तर पर हमें प्रश्नों के जो उत्तर को जो है लिखना होता है। तो इसी प्रकार आप धैर्य बनाए रखें, अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जितना भी समय क्लास चलती है तब तक आप इसको अच्छे से अध्ययन करें। देखिए, जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम है जो शायद ही कोई नहीं जानता। आज के समय पर हर वो विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोगों ने सुना हो। लोकनायक के नाम से देश दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी जी के बहुत ही एक किस्म से शिष्य हम कह सकते, शिष्य रहे हैं, कट्टरपंथी रहे महात्मा गांधी जी के। वो जैसा कहते थे उनको बस धारण कर लेते थे। और आज हम जयप्रकाश नारायण JP नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जीवन परिचय साथ ही साथ आप विद्यार्थी जो है नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे अपने खुद से नोट्स तैयार करते हैं पेपर के समय उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जयप्रकाश नारायण जी का हम जीवन परिचय अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो साथियों, हम बात करें 11 अक्टूबर 1902 तो माननीय श्री जयप्रकाश नारायण जी इस धरती के ऊपर बिहार की पावन धरा सिताब दियारा नामक गांव पर, सिताब दियारा नामक गांव में जो है जन्म हुआ। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे वो एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं। ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, फिर भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही संबंध रखते थे जयप्रकाश नारायण जी। और सुविधाओं के अभाव में उनका जो है बचपन बीता है। स्कूली शिक्षा जो है उन्होंने गांव से ही ग्रहण की। उसके बाद उन्हें पटना के विज्ञान कॉलेज के अंदर उनका दाखिला करवा दिया जाता है।
विज्ञान कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। यह बात है 1921 की। उस समय देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई को लेकर के बड़े बड़े नेता संघर्ष कर रहे थे और उन्हीं नेताओं में से एक नाम आता है महात्मा गांधी जी का। और उन्होंने 1921 के अंदर एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1921 के अंदर जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, पूरा का पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता है और अंग्रेजों को इस देश से निकालने की ठान लेते हैं, किसी प्रकार का सहयोग ना करने की ठान लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण भी आपकी तरह हमारी तरह उस समय युवा रहे हैं और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना रही है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन के अंदर कूद पड़े। परंतु चोरा चोरी नामक घटना आप लोगों ने सुनी है। वो घट जाने के बाद जब महात्मा गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि मैं अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, हिंसा के बल पर नहीं, और वो आंदोलन को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को बड़ा दुख होता है कि काश महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को और बढ़ाते तो हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाती। परंतु वो निराश होकर के दोबारा से फिर अपनी पढ़ाई के अंदर जुट जाते हैं। फिर वो बिहार विद्यापीठ के अंदर अपना दाखिला बिहार विद्यापीठ के अंदर अपनी पढ़ाई जारी करते हैं और वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा वो उत्तीर्ण करते हैं। बहुत ही होशियार विद्यार्थी रहे हैं अपने जीवन के जयप्रकाश नारायण जी, अपने स्कूलिंग टाइम के, कॉलेज टाइम के। और 1922 में जब उनकी जवान अवस्था हो जाती, शादी के लायक उम्र हो जाती है, तो महात्मा गांधी जी के चंपारण के एक सहयोगी कार्यकर्ता हुए हैं, उनकी बेटी जिसका नाम था प्रभा, और प्रभा देवी जी से जेपी नारायण की 1922 के अंदर शादी कर दी। अपने गृह आश्रम के अंदर भी ये पढ़ाई को जारी रखते हैं। 1922 के अंदर जेपी नारायण जी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका प्रस्थान कर गए, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक अच्छे स्तर की बातें जानने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका चले जाते हैं। और वो अमेरिका के अंदर तकरीबन 8 वर्ष तक अध्ययन करते, वहाँ के ओलंपो विश्वविद्यालय से, ओलंपो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, काफ़ी प्राचीन है, ओलंपो विश्वविद्यालय से वो एमए की परीक्षा को जो पास कर और 8 वर्ष का अध्ययन करने के पश्चात जब वो 1929 में भारत लौटे, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, उनको समझा और वैचारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में उनको देखा। तो वहाँ लेनिन और मार्क्स के ग्रंथों को पढ़ते हैं, मार्क्स से बहुत ही प्रभावित होते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा उनके मन मस्तिष्क पर छा जाती है, बहुत ही प्रभावित होते हैं मार्क्स के विचारों से, और एक रट पकड़ लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि देश के अंदर अगर सुधार चाहिए है, समानता चाहिए है, तो समाजवाद है। वो जब अपनी यात्रा से लौटते हैं तो लेनिन और मार्क्स के ग्रंथों को पढ़ते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन जाते हैं और एक धारणा का समर्थन करते हैं जिसका नाम है समाजवाद। हाँ, सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रहे कि आपको समाजवाद की परिभाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। समाजवाद क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर व्यक्ति की बजाय समाज को महत्व देना, जिसके अंदर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया जाता है जो कि सभी को राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर प्रकार की जो है समानता और स्वतंत्रता है। ऐसी व्यवस्था
की सोच जो है हमारे जेपी नारायण जी रखते हैं। 1929 के अंदर जब वो भारत के अंदर आकर के देखते हैं तो आपाधापी मची हुई है देश के अंदर, अफरा तफरी का माहौल है, अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय जनता परेशान है। वो आकर के राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, गलत नीतियों का सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही वर्ष हुए थे उन्हें आए हुए कि 1932 में उनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस के सब संपर्क में आते हैं तो कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, उसकी कार्यकारिणी के अंदर भाग लेते हैं, परंतु उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से कहीं अधिक भिन्न है। और इसी को देखते हुए वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही एक दल का निर्माण करते हैं, उसका नाम है कांग्रेस समाजवादी। कांग्रेस समाजवादी 1934 दिनांक आप लोग याद रखें। 1934 के अंदर जो कांग्रेस समाजवादी दल का निर्माण करते हैं और इसी दल के उद्देश्यों की, इसी दल के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए 1936 में अपने एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है समाजवाद ही क्यों, कि आखिरकार समाजवाद ही क्यों आवश्यक है देश को प्रगति बनाने के लिए और सारी। इसमें इनकी जो दल बनाया गया उसके सिद्धांत, इनकी विचारधारा, इनकी खुद की सोच जो उसके अंदर अच्छी तरह से बयान किया गया है, आम जनता के बीच हो जाती है, लोग उनको पढ़ते काफ़ी पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे वो कांग्रेस से उनका मतभेद हमेशा से रहा है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि 1937 के अंदर वो कांग्रेस को छोड़ देते, 1937 के अंदर वो लेफ्ट कर जाते हैं कांग्रेस से और अपना एक राजनीति के अंदर सक्रिय फिर भी रहते हैं, अपने एक अलग विचारधारा से लोग अपना अलग व्यू ले लेते हैं, कुछ साथियों को मिलाकर के अलग से कार्य करना शुरू करते। और इस समय बहुत ही दुनिया के अंदर बहुत ही निर्मम घटना घटती है, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो ब्रिटिश सरकार बिना भारत के किसी भी नेता से, किसी भी कार्यकारिणी से पूछे बिना की सलाह मशवरा किए ये घोषणा कर देती है कि भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में भाग। इससे भारतीय नेताओं के अंदर रोष फैलता है, तो वो भी क्रोधित होते हैं और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी करना शुरू करते हैं। और इसी उसमें बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के अंदर हमारे जेपी नारायण जी, वो भी बहुत आंदोलन के अंदर सबसे आगे चल रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1940 में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको गिरफ्तार करके चाईबासा और हजारीबाग की जेलों में जो है रखा गया। चाईबासा और हजारीबाग की जेलों में जेपी नारायण जी को रखा जाता है। कुछ समय वहाँ रहते हैं, तब वो देखते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा तो किस प्रकार मैं जनता का नेतृत्व करूँगा, किस प्रकार मैं लोगों को अपने विचारों से अवगत करूँगा। वो वहाँ रहते रहते गुप्त रूप से अपनी किताबें लिखते रहते हैं, अपने लेख पत्रिकाओं में छपवाते रहते हैं और निरंतर लगातार जनता का जो है नेतृत्व करते रहते हैं, विचारों से अवगत कराते रहते हैं। देश की भोली भाली जनता को उनके हकों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है और हमें किस प्रकार इनसे मुक्ति। तो यहाँ से
से जब वो 1942 के अंदर रिहा होते हैं, 1942 में जब वो रिहा होते हैं, तो उसके बाद वो संपर्क में आते हैं किसके? महात्मा गांधी जी के, जिसका हमने अध्याय के प्रारंभ में ही जिक्र किया था कि वो महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक रहे हैं। तो यहाँ से वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में, उस समय जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने, परंतु इतना पास नहीं आए थे। तो महात्मा गांधी जी और नेताजी से वो इसमें मिलते और मिलकर के कार्य करना शुरू कर देते हैं, परंतु ज़्यादा दिन ये नहीं बच पाते हैं। फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर करके जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ से जब पुनः ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वहाँ से अपने 5 साथियों के साथ वो जेल से भाग निकलते हैं। और 5 साथियों के साथ जेल से भाग निकलते हैं, तो फिर वो यहाँ से, बल्कि यहाँ से जो सरकार जो है इनको मुंबई जेल में डालती है। सबसे पहले इनको मुंबई जेल में डाला जाता है, मुंबई जेल से फिर इनको कैंप जेल, या आप याद रखिए, सीरीज वाइज याद रखेंगे तो याद रहेगा। जब पुनः गिरफ्तार होते हैं तो मुंबई जेल में डाला जाता है, उसके बाद उनको कैंप जेल में डाला जाता है। और कैंप जेल में जब उन्होंने देखा कि कैदियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनको समय पर खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर वो अनशन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल करना प्रारंभ कर देते हैं। और बाद में उनकी मांगे सब जेल प्रशासन के द्वारा मान ली जाती है और कैदियों को बहुत से जो है हक और अधिकार दिए जाते हैं। वहाँ से हमारे जयप्रकाश नारायण जी अपने 5 साथियों के साथ रात को जेल से फरार हो जाते हैं, दिवाली के दिन। और यहाँ से फिर वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से चले जाते हैं नेपाल, और नेपाल जाकर के जिस प्रकार जर्मनी के सिंगापुर में जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई थी, क्या नाम था उसका? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी प्रकार हमारे जयप्रकाश नारायण जी भी नेपाल में जाकर के एक ब्रिगेड बनाते हैं, जिसका नाम था स्वतंत्रता ब्रिगेड। स्वतंत्रता ब्रिगेड। जैसे ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि जेपी नारायण और कुछ साथी मिलकर के वहाँ पर हमारे खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार जो है नेपाल सरकार के ऊपर दबाव बनाती है और नेपाल सरकार के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया। और इन्हें पकड़ने के बाद हनुमान नगर जेल में नेपाल के अंदर इन्हें रखा जाता है। वहाँ पर नेपाल के अंदर एक संगठन हुआ है, आज़ाद दर्ता नाम है शायद उसका, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, आज़ाद दर्ता। और आज़ाद दर्ता नामक संगठन एक दिन रात को जेल के ऊपर हमला बोला और हमले की आड़ लेकर के जयप्रकाश नारायण और साथी फरार हो, परंतु ये ज़्यादा दिन पुलिस की निगाह से नहीं बच पाए। 1 सितंबर को पुनः ये अमृतसर से पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनको लाहौर जेल में डाल दिया। कहाँ? लाहौर जेल। और लाहौर जेल में करीब 16 महीने इनको रखा जाता है। बहुत ही अमानवीय व्यवहार इनके साथ किया जाता है, बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ही निर्दयता से मारा जाता है। इन जेलों के अंदर अंग्रेज बड़े ही अत्याचारी हुए हैं, उन्होंने पशुओं की तरह व्यवहार किया है भारतीयों के साथ। फिर इनका स्थानांतरण जो है यहाँ से आगरा की जेल के अंदर कर दिया। आगरा की जेल में इन्हें पुनः भेज दिया जाता है। वक्त आता है 1946। 1946 के अंदर भारत को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक मिशन भारत भेजा गया, कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, महात्मा गांधी जी के काफ़ी करीबी रहे हैं जेपी नारायण जी, तो
तो महात्मा गांधी जी यह शर्त रखते हैं, महात्मा गांधी जी शर्त रखते हैं कि जब तक जयप्रकाश नारायण जी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा हम आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। अंग्रेजी सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है और जयप्रकाश नारायण जी को जेल से रिहा किया जाता है और तब उनके साथ बातचीत। 1947 के अंदर भारत को आज़ादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ और 1948 में फिर एक ऐसी घटना घटती है कि महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे जी के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और महात्मा गांधी जी के जाने के पश्चात, उससे पहले घटना हो रही है, बताता हूँ आपको कि एक बार महात्मा गांधी जब ये जेल से जो महात्मा गांधी जी संपर्क में आए थे तब इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी इनका जो है नामांकन भरा था जेपी नारायण जी का, परंतु कार्यकारिणी समिति का समर्थन न होने के कारण जो है ये हार गए थे और उस दिन से फिर ये कांग्रेस इस्तीफा भी दे देते, पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। और 1948 में जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात तो ये बिल्कुल ही अलग हो गए। 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव होते हैं। 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव होते हैं और उस समय जब जेपी नारायण जी ने यह देखा कि इस तरह से हम अलग से संघर्ष करते हुए देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, देश का हम भला नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वह चाबी है, राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। तो उन्होंने सही कहा, ऐसा ही जयप्रकाश नारायण भी सोचते हैं। तो 1952 के अंदर वो जनता दल का निर्माण करके चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु कांग्रेस को भारी समर्थन मिलता है। जनता दल भारी बुरी तरह से जो है हार का सामना इन्हें करना पड़ता है और जयप्रकाश नारायण जी बड़े निराश होते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं और राजनीति से एक किस्म से वो संन्यास ले लेते हैं। परंतु फिर भी इन्होंने थोड़ी अपनी गतिविधियां जारी रखी। विनोबा भावे जी से संपर्क में आते हैं और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया हुआ था, सर्वोदय आंदोलन। विनोबा भावे जी के साथ ये संपर्क में आते हैं और ये जनता दल को छोड़ करके सर्वोदय आंदोलन के अंदर जुड़ जाते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। सर्वोदय आंदोलन की विचारधारा भी जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से काफ़ी हद तक मेल खाती है, उसके अंदर निरंतर कार्य करते हैं, राजनीति से एकदम से दूर हट जाते हैं। फिर तकरीबन 20 वर्षों के पश्चात 1970-72 के अंदर ये पुनः चर्चा में आते हैं और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना क्या है कि बिहार के अंदर एक चंबल घाटी, आपने बहुत सी कहानियों के अंदर भी सुना होगा, चंबल घाटी के 400 डाकुओं को ये आत्मसमर्पण करना बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी भावना, एक ऐसी ताकत रखना कि डाकुओं को इस तरह से समझाना, इस तरह से उन्हें प्रेरित करना कि अपने हथियार डालने पर मजबूर हो। बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण जी। और दूसरी घटना जो नक्सलवादियों ने वहाँ पर प्रोग्राम बचा रखे, वहाँ नक्सलवाद खत्म होगा सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से, अहिंसा से, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के पुजारी रहे और महात्मा गांधी जी एक ही बात कहते थे, अहिंसा का ही सहारा इन्होंने भी लिया। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मार काट नहीं मचाते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास। जब एक समय ऐसा आता है कि बिहार के अंदर काफ़ी अशांति का माहौल हो जाता है, लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, विशेषकर छात्रों के साथ एक बार ऐसा हुआ तो सभी छात्र जो आंदोलन शुरू कर दिए
परंतु उन छात्रों के पास एक भाव रहा, वो किस बात का रहा, क्योंकि उनके पास एक नेतृत्व करने वाले अच्छे नेता की कमी रही। तो सारे के सारे छात्र नेता चल कर के जयप्रकाश नारायण जी के पास आते हैं कि सर आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे हकों की। तो जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी मनाने के बाद जो है राजी हो जाते हैं, और जयप्रकाश नारायण जी उस समय छात्रों के साथ साथ सबके हितों को बचाने के लिए एक नारा देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। संपूर्ण क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, विद्यार्थियों की समस्या, महिलाओं की समस्या, सबका जो है संपूर्ण यानी सबको मिलाकर के हम क्रांति कर रहे हैं। हम देश के अंदर बदलाव लेकर के आना चाहिए। और 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाती कि महात्मा जो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया। और तब जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने उस स्थिति को भांपते हुए देश के अंदर इमरजेंसी घोषणा कर, आपातकाल की घोषणा देश के अंदर कर दी जाती है। जितने भी नेता थे, जितने भी विरोध कर रहे थे, सबको जो उठा कर जेलों में बंद कर देना। जो मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप रहा था, उसको बंद कर देना। बड़े अत्याचार किए जाते हैं। भारत की जो जनता है वो कांग्रेस से उनका मोह भंग हो जाता है, टूट जाता है उनका विश्वास कांग्रेस पर से, क्योंकि उस समय 1952 से लेकर 1975 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है और बड़े भारी बहुमत से सरकार रही है। परंतु उस समय लोगों का विश्वास हट जाता है, और तब जो मुख्य 4 दल हैं वो एक 1977 के अंदर जब चुनाव होते हैं, पुनः जब चुनाव होते हैं 1977 के अंदर, तो जयप्रकाश नारायण जी 4 दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और एक भारी बहुमत जनता के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी के संरक्षण में बनी उस गठजोड़े की सरकार को दिया जाता है। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परंतु काफ़ी पार्टियों का इकट्ठा होने के कारण, उनकी विचारधारा में मतभेद होने के कारण ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 1979 के अंदर जो है सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री का पद जो फिर से खाली हो। और उस समय 1979 तक आते आते जयप्रकाश नारायण जी ने अपना संपूर्ण जीवन जो है देश के कल्याण के लिए, आम जनता के सुधार के लिए, उनके अंदर ऐसी एक उनको सुविधाएं दिलाने के लिए, सरकार से जो अत्याचार उन पर हो रहा था उसे बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन जो है जयप्रकाश नारायण जी समर्पित कर दिया। बहुत ही एक युग पुरुष व्यक्ति हुए हैं, और उस समय वो काफ़ी बीमार चल रहे होते, परंतु फिर भी वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। परंतु शरीर हर समय काम नहीं करता, एक दिन ऐसा आता है जब हमारा शरीर जवाब दे देता है। तो ऐसा ही दिन 8 अक्टूबर 1979 को आता है। 8 अक्टूबर 1979, जिस दिन हमारे युग पुरुष, हमारे लोक नायक, समाजवाद की धारणा रखने वाले, इस भारत को एक अलग पहचान देने वाले जयप्रकाश नारायण जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ही मार्मिक उनका विवरण है, क्योंकि उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों के हकों और अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा अपने प्राणों को दांव पर लगाया है। अनेकों बार वो जेल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आम जनता। तो यह उनका जीवन परिचय का जो हमने अध्ययन किया,
इसको आप जैसे जैसे मैंने आपको बातें बताई उसी तरह से आप नोट डाउन करते चले, अपना एक नोट्स तैयार करें। मैं दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ लोगों को, आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की तंगी नहीं है। तो साथियों, जब तक परीक्षाएं पास आती है तब तक हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। किसी भी विद्यार्थी और किसी भी साथी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी देख रहे हैं, और आप जो है देश के अंदर लॉकडाउन है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर जो है अपनी पढ़ाई करते रहें। और किसी भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, मैं हमारा जो चैनल है कैट सेंटर है उसका एक व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, ये है 8168020125। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की समस्या है, नोट्स बनाने संबंधित कोई बात भी डिस्कशन आपने करना है, तो आप इस नंबर के ऊपर अपना जो है प्रश्न है, अपना सुझाव जो है छोड़ सकते हैं। उसका आपको जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आपको उसी समय दे दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से हम आशा करते हैं कि आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि।